गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज विद्यार्थियों क्लास 9th और चैप्टर 5th ये करेंगे बच्चों। फॉरेस्ट, सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, फॉरेस्ट, सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। ये विद्यार्थियों सबसे पहली बात फिर वही आती है कि विद्यार्थियों इनको समझो कि फॉरेस्ट है। दूसरी बात सोसाइटी कि फॉरेस्ट जैसे 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। सोसाइटी इसके ऊपर डिपेंड है, ये है, या इससे इसकी आजीविका चलती है। अगली बात, या हम कहें कि प्री जो इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है, जहां पर भी ट्राइब्स रही है या इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, वहां की जो जनता है वो टोटली डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट। ये बात है, क्लियर। कॉलोनियलिज्म, साम्राज्यवाद, कि साम्राज्यवाद का तात्पर्य यह कि भी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। इसके साथ साथ फिर जो दूसरी थी फ्रांस की थी, सबसे पहले तो पुर्तगीज थे, डच थे। उनने क्या किया, लेकिन भारत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहे या हम इंग्लैंड कहे, इनका शासन रहा है, ये रहा है। ये बात एक अलग है कि सबसे पहले पुर्तगीज आए थे और सबसे बाद में भी यही गए हैं। 1498 में पुर्तगीज आए, कालीकट, वास्को डी गामा, और 1961 में इन्होंने गोवा छोड़ा था। ठीक है, तो ये देखना हमारे को कि भी भारत है वो 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ है, 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1947। बिफोर दिस इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये रहा। तो भारत रियासतों में बटा हुआ था, क्लियर। और उस समय में भारत या हिंदुस्तान या इंडिया 3 प्रकार के थे। ठीक है ना, 3 टाइप्स ऑफ इंडिया वाज एग्जिस्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अब ये है बच्चों कि भी जो फॉरेस्ट है, अब सभी को पता है कि जमीन, जंगल, पानी, पहाड़, जो भी जमीन, जंगल, पानी, पहाड़, जो भी कुछ है, ये प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो ये इनका सभी का सभी के ऊपर अधिकार है। ये बात भी क्लियर है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना कि सभी का एक समान अधिकार है। लेकिन जो भी उस समय में ट्राइब्स थी, उसकी हद बटी हुई थी, सीमाएं तो थी, ये भी ध्यान रखो बात। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखो, क्योंकि भारत में इंग्लिश हुकूमत से पहले भी एक तरह से राजतंत्र था। गणतंत्र हम ये कहें कि सबसे पहले भी भारत में अगर आया तो बिहार में आया था, लेकिन उसके बाद जो रिपब्लिक सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया और मोनार्की वाज सेटअप। और मोनार्की में मोस्टली ये रहा कि डिस्पोटिज्म रहा है, ये भी रहा है। इसलिए ये बच्चों ध्यान रखो
कि भाई जो फॉरेस्ट है यही संसाधन थे। आदमी जंग, जैसे मैं कहूं कि भी आदिवासी, अब इस आदिवासी का मतलब यह है कि जो शुरू से बस रहा आदमी, आदिकाल से, जो आदिकाल से बसा हुआ आदमी है वो है। जैसे इसकी इंग्लिश होगी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी, कि यह आदमी जो मेन धारा है, मुख्य धारा है, उससे कटा हुआ है और जंगलों में या इंसान या समुदाय या जो भी है वो रह रहे हैं, इसी तात्पर्य है। ठीक है, इनकी आजीविका जंगलों के ऊपर ही निर्भर है। जैसे मैं कहूं कि भी 1700 से लेकर के 1995 तक 9% से भी ज्यादा, ठीक है, 9.3 दुनिया भर का इसको, जमीन को या तो कृषि के लिए या इंडस्ट्री के लिए या किसी और काम के लिए इंसान ने जंगल काट दिए, इतने उस पे 9.3 जो परसेंट है टोटल दुनिया का, वो जंगल काट दिए गए। क्योंकि ये भी सभी को पता कि भी जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या, एग्रीकल्चर जो रिवोल्यूशन आया, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो उन्नति की, उसके बाद बढ़ी है, ये बात भी सभी को पता है। ठीक है, उसके बगैर ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई जो पहले था, तो इसका मतलब ये था कि दुनिया, जो आदिवासी समाज, वो सारा का सारा जो जंगल है या कहें कि वन है, इसके ऊपर आधारित था। लेकिन उसके बाद जो जो यूरोपियन कंपनी आई, अब इनके जो मालिकाना, जो प्राकृतिक अधिकार थे इनके, ये ध्यान रखो, नेचुरल राइट थे एक तरह के इनके, ये खत्म हो गए। ठीक है, ये खत्म हो गए। ये खत्म इसलिए हो गए बच्चों कि भाई जो इंग्लैंड आया यहां पे शासन करने, एक तरह से ट्रेडर्स आए थे, लेकिन ट्रेडर्स आकर के फिर यहां के मालिक बन गए, ओनर बन गए, ये बात भी थी। अब यहां पे जो ओक का पेड़ है उसकी संख्या कम हो गई, क्योंकि एक तो जहाज बनाने में लकड़ी का प्रयोग होता था, एक दूसरे जो इमारती जो लकड़ी थी उसके लिए, और तीसरी बात ये हुआ कि भाई जो सेना थी उसके लिए। ठीक है, जल सेना, इसके लिए। इसलिए जो ओक का पेड़ जो सख्त होता है, जो लंबा होता है, अब वो खत्म हो गए, कम हो गए। तो ये भारत में आए, इंग्लैंड जैसे वासी आए थे, व्यापार करने के माध्यम से फिर यहीं के बस गए, यहीं रह गए। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहां पे आकर के 18th सेंचुरी में जब ये खत्म हुए, तो अब इन्होंने यहां के जो जंगल थे इनके ऊपर अधिकार कर लिया, अधिकार। और जो इंसान के जो नेचुरल राइट्स थे यहां पे, ये ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं विद्यार्थियों को, मान लो चैप्टर भाई 7, 8, 10 पेज का है, लेकिन मेरा तात्पर्य है कि भाई कंसेप्ट समझाना, केवल कंसेप्ट समझाना कि भाई इनके जो नेचुरल राइट्स थे, नेचुरल राइट्स कौन से थे? शिकार करना, ये थे। जो खनिज थे उनका दोहन करना इनके पास था। मतलब जो बताया कि जंगल, जमीन, पानी, पहाड़, जो भी कुछ है सब कुछ इनके अधीन है। अब यहां पे जो ये अधिकार था इनको, नेचुरल राइट था कि शिकार करने का, खनिज निकालने का, अब वो खत्म हो गए। और ब्रिटेन ने यहां आकर के एक जर्मन डॉक्टर को बुलाया, ठीक है, डाइट्रिच ब्रांडिस। ये बच्चों वैसे तो जो ब्रिटिश सरकार है उसकी नौकरी में 1856 से थे, लेकिन इन्होंने इसको 1866-64 फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल
कौन से? पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, ये लगा दिया इनको, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये शुरू कर दी, और 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ये कर दिया, बना दिया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ये भी बना दिया, और इस एक्ट को फिर उस समय में बिफोर इंडिपेंडेंस 2 बार और ऐड किया गया, अमेंडमेंट किया गया, एक 1878, एक 1927 में, 1878 और 1927 में ये किया गया बच्चों। ठीक है, जर्मन थे डाइटिज ब्रांडिस। अब इन्होंने आकर के यहां ये किया कि अभी जल जो वन थे आरक्षित, ठीक है, इसमें बांट दिया, और गैर आरक्षित, इसका मतलब ये गैर आरक्षित का मतलब ग्रामीण या भाई जिनको अलाउड थे, रिजर्व्ड और नॉन रिजर्व्ड, इसमें कर दिया इनने। अब इसका मतलब ये कर दिया कि भी यहां पर भी इनकी बिल्कुल आया जाई बंद, ये यहां से पेड़ नहीं काट सकते, पेड़ काटना मना, इसमें रहना मना, शिकार करना इसमें मना, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कोई भी हो सब की सब मना करती गई। ठीक है, सारी एक्टिविटीज मना करती गई, और लास्ट में फिर ये कहा गया अगर तुम अपने जो पशु है उसका प्रयोग करते हो और इसमें हमारे को बेगार देते हो, बेगार बच्चों वो होती है जो बिना वेतन के बिना पैसे के काम करे, तो हम तुम्हारे को इस जंगल में रहने की परमिशन देते हैं, क्योंकि आदमी रहते भी थे ना यहां पे, रहना ये भी था, ये भी मना कर दिया, निकाल दिए बाहर। तो अब ये कहा भी अगर तुम ये काम करते हो, हमारे लिए काम करते हो, तो हम इसको तुम्हारे को यहां पे रहने देते, लेकिन तुम्हारे को एक तो अपने पशु हमारे प्रयोग में लाने पड़ेंगे, बोझा ढोने के लिए, जो पेड़ पौधों करने, पेड़ों को ढोने के लिए, और बेगार फ्री में काम करना पड़ेगा। तो तब जाके एक टर्म आई 1 ग्राम फॉरेस्ट विलेज। ठीक है, जहां रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे वहां पे अंग्रेजों ने जो वहां के बाशिंदे थे उनको रहने की परमिशन दी, दे वर कॉल्ड फॉरेस्ट विलेज, ये रहा था। ठीक है, तो कंसेप्ट है बच्चों, सबसे बड़ी बात और कुछ नहीं है। अब इन्होंने ये किया कि भाई ये रिजर्व थे, इसको इजारेदारी प्रथा पे कर दिया, इजारेदारी प्रथा या प्रणाली। इजारेदारी सिस्टम बच्चों ये होता है कि भाई ये कर दिया कि यहां पे 10 गांव है मान लीजिए, और 10 गांव का जो जंगल है उसको एक आदमी को दे दिया कि इसको इकट्ठा करने का, इसके काटने का, पीटने का जो अधिकार है वो केवल तुम्हारे को है, एक आदमी को। इसका मतलब इसकी मोनोपोली कर दी, इसका एकाधिकार कर दिया, ये कर दिया इन्होंने। इजारेदारी प्रथा से तात्पर्य ये है कि एक तरह से भी परमानेंट सेटलमेंट था, जैसे वार्न हेस्टिंग्स ने किया था बंगाल में। ठीक है, अब तो ये प्रथा थी, इजारेदारी ये कर दी इन्होंने। अब इससे ये हुआ कि जितने भी वो थे, ट्राइब्स थे, जातियां थी, उन सब के अधिकार खत्म हो गए। अब उनके अधिकार खत्म हुए तो बेचारे भी दरबदर हो गए। मान लो पहले हम ये काम करते हैं, इन काम को करते हैं, सब कुछ ये करते हैं, पशुपालन भी, शिकार भी, सारी चीज ये करते हैं। अगर इनके जब अधिकार यही छीन लिए गए तो फिर ये मजबूर हो गए दूसरा काम करने में। जैसे संथाल थे, ठीक है ना, उराव थे, या दूसरे और जातियां। अब इन्होंने अपने लिए ये कर दिया अंग्रेजों ने, इन्हों करके कि इन्होंने कॉमर्शियल जो फॉरेस्ट्री थी उसको डेवलप कर दिया।
कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री से तात्पर्य विद्यार्थियों कि जो वन व्यापार के लिए उपयोगी हो, क्योंकि यहां पे ये मान लिया था इन्होंने कि ये वन खड़े हैं, ये वन है, मान लीजिए ये वन है। अब वन है तो इससे लकड़ी मिलती है, जबकि कृषि होती तो इससे लगान मिलता, इसलिए अंग्रेजों ने इनको कटवा दिया, इसका कोई काम नहीं है, फॉरेस्ट आर यूजलेस, इसलिए कटवा दिया कि भाई कृषि करो, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दो ताकि लगान ज्यादा हो। इसलिए आदमी जो परंपरागत जो काम थे वो सारे खत्म हो गए, जबकि कृषि भी तो यही थी इनकी। लेकिन इसके लिए ये करते थे कि यहां पे झूम खेती थी, झूम या घुमंतु कृषि या खेती, ये थी घुमंतु या झूम खेती। बच्चों शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये होती है कि भी जहां भी आदमी गया तो वहां पर के उस एरिया पे जो पेड़ है उसको काट दिए या उसको जला दिया और जला करके फिर वहां पे फसल उगाई। ठीक है, पेड़ पौधे जो काटे गए, जो साफ की गई जमीन, उसमें फसल उगाई और फसल उगाने बाद वहां से एक दो फसल ले करके फिर वहां से घुमंतु जो जाति फिर चल पड़ी, दूसरी जगह चली गई। ठीक है, ये कहां चली गई? दूसरी जगह चली गई। इसी प्रकार घूम घूम करके जो खेती करते थे, तो घुमंतु खेती, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और झूम खेती, अलग अलग एरियो में इनके अलग अलग नाम, देशों में भी इनके अलग अलग नाम रहे। ये भी रहा, जैसे लोदिंग था, मिल्पा, लोदिंग दक्षिण पूर्वी एशिया में, मिल्पा, ठीक है, इस प्रकार के नाम इनके रहे थे। चितमेन, तावी, इस प्रकार के मध्य जो अमेरिका है उसमें इस तो इनके नाम अलग अलग रहे विद्यार्थी। तो कुल मिला के कि जब आदमियों को, जो आदिवासी आदमी थे, इनको मजबूर कर दिया गया, इनके जो राइट्स थे ये सारे छीन लिए गए, यहां से बेदखल कर दिए गए, तो फिर इन आदमियों का दूसरी तरफ रुझान गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, मान लो कहीं भी, जैसे जावा है उसमें डच थे, यूरोपियन जो कंपनियां थी या यूरोप के जो राष्ट्र थे, उन्होंने एशिया अफ्रीका दोनों के ऊपर अधिकार कर रखा था, तो कुछ बचा ही नहीं। जो घुमंतु जातियां थी या कहीं आदिवासी आदमी थे जो जंगलों में रहते थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वो अपना काम धंधा, जो पैतृक काम था, जो पारंपरिक काम था, उनको छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। जैसे संथाल था, उराव था, गोंड थी जाति। अब इन्होंने ये किया कि भाई चाय के जो बागान बने थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इन आदमियों ने चाय के बागान में अपना जो इनका जो हेरिडेटरी वर्क था, जो पारंपरिक काम था, उसको छोड़ गए। क्योंकि बेसिकली जो सबका पारंपरिक काम था वो था चटाई बनाना, कृषि करना, शिकार करना, और जो जंगली पेड़ पौधों से जो उनको दवाएं मिलती उनको ला करके शहरों में बेचना, गांव में बेचना, ये काम था। अब उन्होंने कर दिया भी आरक्षित वन है, गैर आरक्षित से आरक्षित में आप जा नहीं सकते, वो आपका रहना भी, सहना भी, शिकार करना भी सब मनाही करती। अब उससे ये हुआ कि भी आदमी मजबूर हो गए, उनके जब पैतृक काम, पारंपरिक काम छुटे। तो ऐसा सब कुछ जो 1864-65 और 1878-1927 जो कानून बने इसमें हो गया। तो अब जो आया व्यवसायिक जो खेती आई, व्यवसायिक, ठीक है ना, उससे ये हुआ कि उसमें चाय के बागान, चाय, कॉफी, रबड़, अब इनके ऊपर जोर दिया गया। जो जहां पे यहां पे ओक के जो पेड़ कम हुए थे, जिनकी संख्या कम हो गई थी, अब इन्होंने ये कर दिया कि भी जो ये साल थे, सागौन, सागौन और देवदार, अब इनका उत्पादन भारत में कर दिया शुरू। भारत में पहले जो फॉरेस्ट थे ज्यादा थे, क्योंकि शुरू में इन्हें कटवाया, इन्हें कहा कि इनका कोई काम नहीं, इनका यूजलेस है, इनका कोई औचित्य है ही नहीं।
क्योंकि इन्होंने एक लकड़ी मान ली केवल, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि भाई इसका मूल्य इतना है, इसकी इंपोर्टेंस इतनी है। बाद में फिर इन्होंने इन्हीं वनों को आकर्षित कर दिया, इस प्रकार हुआ। तो इसको साफ कर दो बच्चों। तो बेटा सबसे जरूरी है कि भी अच्छी तरह समझो उसको कि भी क्या कहना चाह रहा है। किसी भी को सब्जेक्ट का चैप्टर हो, जो चैप्टर है तो उसको पढ़ो कि भाई ये क्या कह रहा है। ये मान लो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट का मतलब तो जंगल है। भाई जंगल क्या काम आ रहे हैं? फॉरेस्ट एक तरह से संपदा है, यही तो है ना, और तो उसके अलावा तो कुछ नहीं है। लेकिन उसी संपदा में जो मानव है उसकी खुशहाली छुपी हुई है, क्योंकि वहीं से हमारे को लकड़ी मिलती है और वहीं से हमारी आजीविका चलती है, जलाने के लिए भी, इमारती भी, भाई व्यापारिक व्यावसायिक रूप से भी, और उसके साथ साथ खनिज संपदा वो भी, सब कुछ वहीं से मिलता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे सिद्धू, कान्हू, बिरसा मुंडा और बच्चों अलूरी, रामू, अलूरी, सीताराज, राम, ये आदमी, ठीक है। छोटा नागपुर, संथाल परगना और आंध्र प्रदेश, यहां पे हो गए ये आदमी, ठीक है। ये आदमी नेता बन गए। एक जिला और लिख दू, बस्तर, गुंडाधूर, ये भी आदमी था एक 1910 के आसपास, ठीक है। ये भी आदमी एक जिन्हें आवाज उठाई। कैंगोर जो वन थे वहां से चली बात। नेथनार गांव था, वहां का रहने वाला था। कहां के रहने वाला थे? नेथनार का, नेथनार गांव, वहां का रहने वाला था, ठीक है। तो इन्होंने अपनी आवाज उठाई। किसके की आवाज उठाई? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कि हमारे अधिकार थे जो जंगल के वो दे दो, राइट्स दे दो, बहाल कर दो, जो बात हुई इनके, इन्हें आवाज उठाई। और इनके जो उस समय में आज भी लोकगीत बन गए, लोकगीत के माध्यम से इनकी गाथाएं, इनके जो कार्य है उसको गाया गया, ठीक है, उसको गाया गया। और आदमियों में इसी माध्यम, इसी कारण फिर आदमियों में जोश भर गया। फिर जो आदिवासी आदमी थे उन्हें अपने धनुष थे, जो बाण थे, जो तीर थे, उन्हें वो उठा लिए ब्रिटिश हुकूमत के लिए। बिरसा मुंडा ने तो यहां तक कह दिया था कि भाई नहीं, जो गोली मारेंगे वो पानी बन जाएगी। और उसके चारों तरफ पे आदमी बहुत सारे इकट्ठे हो गए और उसको पकड़ लिया गया। बाद में फिर जेल में उनकी मृत्यु हो गई। रांची की जो जेल है, दस्त लगने से, डायसेंट्री से, उससे मृत्यु हो गई उसकी, ठीक है, 1900 में। तो ये हुआ बच्चों, ठीक है। तो बस्तर में मारिया, गोड, धुरवा, भत्रा, मारिया, गोड, धुरवा, भत्रा, हलबा, ये जातियां हैं इस बस्तर में। ये बस्तर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये इससे सीमाएं लगती हैं। इनके भी जो पैतृक जो काम थे वो खत्म हो गए थे। अब इन्होंने जबरदस्ती सब कुछ वो करके छोड़ के फिर अपने हथियार उठाने पड़े थे, और कोई काम नहीं था, यही था। जबकि उससे पहले ये था कि भाई सारे के सारे अधिकार इनके पास थे। एक जाति ये है, दूसरी जनजाति ये है, तीसरी जनजाति है, सभी को अपने अधिकार पता थे, सीमाएं पता थी, और इसलिए एक दूसरे को उसमें इंटरफेयर नहीं करते थे। अगर एक दूसरे से सामान लेते भी थे, ये यहां से यहां, यहां से यहां,
इस प्रकार कुछ भी मान लीजिए। तो एक प्रणाली थी जिसको दांड और मान बोलते थे। दांड और मान बच्चों, ये था। ये प्रणाली बोलते थे इसको, ठीक है। अब ये तो अधिकार नहीं रहे इनके पास, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत थी। इन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार इनसे जो वन थे वो लगवाए, जो व्यवसायिक जो फसल थी वो शुरू कर दी इन्होंने, और इन्होंने जो शिकार करते थे आदिवासी उसको भी बंद कर दिया। और अकेले जॉर्ज यूल 400 बाघ मार दिए अकेले इस आदमी ने। किस लिए मार दिए? कि जो किसान है ये इनके लिए खतरा है, इस कारण मार दिए, ये कह करके। जबकि किस जो शिकार करना है वो परंपरागत एक पेशा रहा है भारत का, या भारतीय राजाओं का है। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, ये इनके लिए, किसानों के लिए, आम जनता के लिए खतरा है, ये बर्बर है, ये जंगली जानवर है, ये कह कर दिया। और इसके साथ जो बाघ थे, शेर थे, लकड़भगे या दूसरे जानवर, उन सभी को मार दिया, ठीक है। और इस प्रकार भारत से बहुत सारे जो पशु थे वो खत्म कर दिए गए, और इनकी खाल थी जो, उसका व्यापार किया गया, जिसमें हाथी थे उसके दांत भी शामिल थे। ये हुआ क्योंकि वो राजा महाराजाओं का वो था बच्चों, खेल शिकार करना आदिवासी के साथ साथ। लेकिन अब अंग्रेज आ गए, अंग्रेज बंदूक लेकर आए थे, राइफल बोलते जिसको, वो उसको लेकर आए थे, ठीक है। तो इन आदमियों ने आवाज उठाई कि बस्तर में गुंडाधुर, ठीक है, जो नेथनार गांव के रहने वाले थे और धुरवा समुदाय के थे, कांगेर वन धुरवा समुदाय इसके थे, कांगेर, ठीक है। तो पुलिस ने बहुत कोशिश की इसको पकड़ने में, गुंडाधुर को, लेकिन ये पकड़ में नहीं आए। और नहीं आए तो इससे जो पहले थे 2010 से पहले भारत की लगभग 1/3 भूमि एक तरह से आरक्षित थी, ठीक है। एक तरह से आरक्षित भूमि थी, कि या आरक्षित भूमि कहें या आरक्षित वन कहें, इतनी भूमि उसके लिए थी, ठीक है। बाद में फिर 1910 के बाद ये 50% से भी कम हो गई, ये 1/3 ही बच्चों, ये 2/3 है। 1/3 तो बहुत कम होती है ना, 33 पॉइंट समथिंग होगी, ये 66 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 50% से भी कम होगी। सब कुछ इन आदमियों की बदौलत हुआ, जो इन्होंने आंदोलन किया था उसके कारण हुआ सब कुछ। इसलिए अंग्रेजी जो हुकूमत थी उनको काफी बार समझौता भी करना पड़ा, लेकिन इनका जो प्रमुख काम था, जो मैं बता रहा हूं कि बच्चों वहां पे ओक का पेड़, एक बार ध्यान से सुन लेना, वहां जब कम हो गए तो यहां पे साल, सागौन और सांग, देवदार, इनकी लकड़ी सख्त होती है और लंबी होती है, इसलिए भारत से व्यापार करने लगे, निर्यात करने लगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इनको कटवाया, काट लिया गया इन पेड़ों को, किस लिए? जहाज बनाने के लिए या समुद्री जो सेना है, ठीक है ना, उसके लिए, सेना, उसके लिए, इसके लिए काट लिया गया।
इसके साथ साथ व्यापार के लिए भी। फिर सबसे बड़ी बात किसके लिए काटा? रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए जो स्लीपर बने बच्चों, उनके लिए काटा गया। उसके लिए लंबी और सख्त लकड़ी चाहिए थी कि 10 फीट लंबी हो, 10 इंच चौड़ी हो और 5 इंच मोटी हो। ये किया गया। और एक मील में जो लगते थे ये 1760 से लेकर के 2000 स्लीपर ये लगते थे, इसलिए बहुत सारे पेड़ काटे गए। और भारत में जो रेलवे आई 1853 में, बोरीबंदर से थाने गई 34 किलोमीटर, आफ्टरनून में चली थी, वो मॉर्निंग नहीं चली थी। और मेरे ख्याल में 3 इंजनों ने खींचे था उसको, 3 इंजन लगे थे उस पर, ठीक है। तो इसलिए फिर जो जंगल थे वो बहुत सारे काटे गए, चाहे वो सिंध प्रांत से पाकिस्तान की रेलवे की बात हो, भारत की रेलवे की बात हो, कहीं की बात हो। हाँ, वैसे जो भारत में एक तरह से प्रयोग हुआ था, तो सबसे पहले जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो मद्रास में बिछाई गई थी 1830 में, लेकिन वो इंजन से नहीं चली थी, चलाई गई थी, वो घोड़ों से चलाई गई थी। कामयाब नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट, इसीलिए उसको बंद कर दिया गया। इंजन से पहली बार बोरीबंदर टू थाने, बॉम्बे टू थाने ये चली थी। तो इसके लिए बहुत सारे जो लकड़ी कटी, तो उससे जंगल कम हो गए, ये बात भाई, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो व्यवसायिक या साइंटिफिक एक टर्म है कि भी साइंटिफिक वैज्ञानिक फॉरेस्ट्री ये किया। इसका मतलब ये बच्चों कि भी जो विभिन्न प्रकार के जो पेड़ थे, विभिन्न प्रकार के पेड़ थे, पेड़ों को काटा गया और फिर वहां पे एक ही प्रकार के पेड़ लगाए गए। ये हुआ, ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इसको बोलते हैं कि वैज्ञानिक वानिकी कि भी जो विभिन्न प्रकार के पेड़ है कि जामुन का भी, साल का भी, देवदार का भी है, शीशम भी है, नीम भी, उन सबको काट दो, फिर एक समान ला दो पेड़, या तो आप पॉपुलर के ला दो, या सागवान के ला दो, देवदार के ला दो, किसी के भी ला दो एक समान। तो ये था एक और जो टर्म है कि भाई वनिक समुदाय, ठीक है, वन समुदाय। इसका मतलब ये कि वन है जो समुदाय है उसका आरक्षित, उसका क्या बोलते हैं, उसका संरक्षण करता हो, उसका ध्यान रखता है, उसके सहारे जो बायोडाइवर्सिटी और जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसका ध्यान रखता हो। कुल मिला कहना तात्पर्य कि जो वन है वनों को संरक्षित करता है वो समुदाय, उससे तात्पर्य है, ठीक है। तो विद्यार्थियों जो उसका करेक्ट है कि भी जैसे आदिवासी आए आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या बंगाल में, किस प्रकार फिर उन्हें चलाई बातें कि पेड़ काट दिए गए। अब उन्होंने अपने धंधे बदल लिए तो वे अपराधी बन गए कुछ। इससे ये भी हुआ कि इनके जो प्रमुख जो काम थे वो खत्म हो गए। अब जो प्रमुख काम इनके खत्म हुए, जैसे मद्रास में कोरवा, कराचा मद्रास प्रेसिडेंसी में कोरवा, कराचा, ठीक है ना, और येरुकुला, ठीक है, येरुकुला जो जातियां थी, ठीक है, या ये भी या और भी कहीं। फिर इनको क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने इनको अपराधी घोषित कर दिया, दे आर मिसक्रिएंट, ठीक है ना।
ये घोषित कर दिया अंग्रेजी सरकार ने, क्योंकि इनके जो पुख्ता जो काम धंधे थे वो सारे खत्म हो गए, और खत्म होने के बाद फिर इनके पास कुछ बचा ही नहीं था। जैसे बता के गोंड थे और संथाल थे और दूसरी जो जातियां थी बस्ती छत्तीसगढ़ झारखंड इसके पास वाली, ये सभी ने क्या किया कि बागान थे जो चाय के उनमें काम करना शुरू कर दिया। ये भी हुआ था। ठीक है, इस प्रकार जो भारत के बारे में बात है कि ये था कि भी जो लकड़ी है इसकी जरूरत पूरी करनी है, इसलिए शुरू में अंग्रेजों ने क्या किया कि भी पेड़ों काटा गया। किस लिए काटेगा कि इसका कोई चित्त नहीं है। बाद में क्या किया कि नहीं, फिर लगाए गए एक समान। फिर ये हुआ। अब उसके बाद अब करेंगे बच्चों जावा के बारे में। जावा इंडोनेशिया, ये देश है, ये इसका प्रांत है। उस समय में इसकी जनसंख्या ये कहें हम जावा की 30 लाख के आसपास थी। आज जैसे इंडोनेशिया की जनसंख्या 28 करोड़ के आसपास है, इंडोनेशिया की। ठीक है, तो यहां पे डच इनका अधिकार था। डच को बच्चों नीदरलैंड और हॉलैंड ये नाम है इसके। डच नाम इसकी भाषा के कारण है। जैसे हिंदुस्तान है या भारत है, तो हिंदी जो नाम है वो उसकी भाषा के कारण है। जैसे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। क्योंकि जो हिंदू शब्द निकला था, जो सिंधु जो नदी है इससे निकला था। कि जो पर्शियन ने कहा, यूनानी ने कहा कि से को है बोलते थे, सिंधु से की बजाय है बोला। और जो भी इस साइड में रहने वाले थे इसके पूर्व में, इन सब को फिर इन्होंने हिंदू कहा। इसको जो भाषा बोलते थे फिर वो हिंदी हो गई, और जो यहां रहते थे वो फिर हिंदुस्तान हो गया। ये है इसके पीछे लॉजिक, और कोई लॉजिक नहीं है। कभी सोचो कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जो ज्ञान है, व्हाट्सअप ज्ञान है, तो अलग अलग प्रकार का घूमता है, वो एक अलग बात है। फिर वहीं से नाम आया था कि भाई जैसे सिंधु से नाम आया कि भाई इंडस, ये यूनानियों ने कहा था इंडस। सिंधु नदी का नाम क्या था? इंडस। और इंडस से ही फिर इंडिया बना है, इंडस से इंडिया बना। तो भारत जो भारते थे राजा उनके नाम पे है। इसी प्रकार जो डच है ये भाषा है उस डची उसके नाम से है। नीदरलैंड, हॉलैंड इसके नाम भी है। तो जावा इसका सबसे बड़ा प्रांत है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जावा इस प्रकार के। ठीक है, इंडोनेशिया के। तो यहां पे डचों का राज था, और डचों ने आकर के यहां पे जो अधिकार किया, अधिकार करके फिर जो यहां के जंगल थे उनको भी अधिकार किया इन आदमियों ने। उस समय में इन सभी का जो उद्देश्य था वो व्यापार करना था, और व्यापार करके धन कमाना था। और धन एक ऐसी वस्तु है जो एक आजीविका के साधन के साथ साथ आदमी को ऐश आराम और आदमी के अंदर अहंकार पैदा करती है। और उस समय का जो दौर है, जैसे सबसे पहले स्पेन है, पुर्तगाल है, फिर डच है, फिर इंग्लिश, और फिर उसके साथ साथ फ्रांसिस, फिर ये देश आगे बढ़े, तो ये धन दौलत के बदौलत ही आगे बढ़ पाए। जो रेनेस आया आफ्टर 1453 1453 के बाद, रेनेस ने दुनिया को बहुत कुछ दिया विद्यार्थियों। ठीक है, हाँ, तो ये प्रमुख जो काम था वो व्यापार करना था। इसको साफ कर दो। मुश्किल नहीं विद्यार्थियों, ये बात बिल्कुल क्लियर है।
केवल उसको समझो कि फॉरेस्ट उसके क्या अभिप्राय है। वो जो ट्राइब्स है उनके जीने का एक साधन था, जो कंद मूल फूल सब कुछ वहीं से मिलता था, लकड़ी वहीं से मिलती थी, शहद वहीं से मिलता था, लार है वो वहीं से मिलती थी। फिर इनको इकट्ठा करके गांव में शहर में फिर ये बेच के आते थे। ठीक है ना। तो जावा, इंडोनेशिया कि जैसे बता भाई 23 लाख के आसपास या 34 लाख जनसंख्या, आज इसकी 28 करोड़ 27 पॉइंट समथिंग, ये 2021 की जनगणना है, अब 23 चल रहा है। अब इसकी 28 लाख से ज्यादा है जो जनगणना है सेंसस से 2021 के विद्यार्थियों। इसलिए अब तो बड़ी क्लास में हो गए आप, 9th छोटी भी क्लास नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है, तो इसलिए जो जनरल नॉलेज है जीके है उसको बनाओ, वो जरूरी है। ठीक है। तो यहां पे जो डच आए, जैसे बताया था, हॉलैंड, इन्हें व्यापार किया, व्यापार के माध्यम से फिर यहां बैठे। यहां पर भी सागौन के पेड़ थे, और सागौन के पेड़ जब काम आए रेलवे स्लीपर इसमें काम आए, उसके साथ साथ जो उन्हें व्यापार किया उसमें काम आए, ये भी था। और यहां पर आकर के इन्होंने साइंटिफिक जो फॉरेस्ट्री है वो शुरू की। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मतलब ये कि जो विभिन्न प्रकार के जो वन थे उनको काट दिएगा और एक समान एक जो पेड़ था उसको लगा गया। और ये भी देखिए कि भाई कलांग जो यहाँ की जाति है, समुदाय है, कलांग जो समुदाय है यहाँ का, तो ये प्रमुख समुदाय है जो सागौन के जो पेड़ हैं इनकी कटाई करते हैं, इनसे जो सामान बनता उनको बनाते हैं। इसलिए जब 1755 में जब एक जो रियासत थी माताराम, उस माताराम जो रियासत थी उसका जो बंटवारा हुआ रियासत, तो जब 6000 जो परिवार थे, फैमिली थे, इनको आधा किया गया था। किस लिए? ताकि जो राजा का जो महल है उसको अच्छी तरह बन सके, जो डच थे इनके लिए भी अच्छा प्रबंध हो, और दूसरे भी काम भी, ये भी हुआ। और 1890 के आसपास से रादू बुल्तांग, ठीक है, 1890 रादू बुल्तांग स्थान है जो यहां पे एक सुरोंतिका सोमिन, सुरोंतिका सोमिन, इन्होंने विद्रोह कर दिया। सामिन या सोमिन, इन्होंने विद्रोह कर दिया कि जो हमारे अधिकार है वो मिलने चाहिए। 1907-1910 के आसपास, उसके आसपास। और इसके साथ साथ फिर इसके जो दामाद थे वो भी, और कम से कम 3000 जो परिवार थे ये सभी इसके फेवर में आ गए, और इन्होंने जमीन के ऊपर लेट करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। और इन्होंने भी वही बात कही कि हमारे को वन चाहिए, जंगल चाहिए, जमीन चाहिए, पानी चाहिए। इन्होंने वही बात की कि हमारे को इनमें आजादी चाहिए, ये बात की इन्होंने। ठीक है। और इसके साथ साथ फिर इन्हें कुछ अधिकार मिले। फिर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर बच्चों, 1914 से 1918 तक, और 1939 से 1945 तक ये रहा था। तो इस समय में यहाँ किसका अधिकार है? डच का है, हॉलैंड वासियों का। अब ये जो इंडोनेशिया किसके पास पड़ता है? जापान के पास। और जापान एक ताकत बन चुका था जो ब्रिटेन के साथ एक बराबरी की संधि कर ली 1902 में, जिसने 1904-05 में रूस को हरा दिया था। ठीक है। तो अब ये हुआ। अब इसमें ये हुआ कि जापान ने जब डचियों के साथ युद्ध हुआ, तो यहाँ पे जो सागौन के जो या इंपोर्टेंट जो पेड़ थे
उनसे जो भी कुछ बन सकता था। अब जापान ने इनको हरा दिया, डच को। अब ये पीछे हटते गए यहां से, और अब इनके साथ साथ जो सागौन के पेड़ थे इनको जला दिया, इनको जला दिया। तो लाखों जो पेड़ थे सागौन के उनको जला दिया गया। इस प्रकार जो वहां की जो संपदा थी वो एक तरह से राख और खाक हो गई, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में ये हुआ। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इसको, जावा को या इंडोनेशिया को है। अब इसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये आ गया फिर कि भी नहीं, वन का संरक्षण, वन संरक्षण करना है, इसको काटना नहीं है। क्योंकि आदमी को शुद्ध हवा लेने के लिए कम से कम 33% जमीन के भाग पर वन होने चाहिए। इसलिए सरना भारत के अंदर भी, नॉर्थ इंडिया से साउथ या साउथ ईस्ट से वेस्ट, सरना, देवराकुंड, कान राई, सरना, देवराकुंड, कान राई आदि के जो पवित्र बगीचे थे, नाम रख के बगीचे, वो डेवलप करती है वनों के साथ साथ। इस प्रकार एक जो वन संरक्षण की जो नीति अपनाई गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये रहा कि वनों को नहीं काटना, अगर जितने काटे जाए उसके साथ उससे डबल पौधे लगाने हैं। इस प्रकार जो वनों का संरक्षण हो पाएगा। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मोस्टली जो एशिया और अफ्रीका के देश थे उनको 1950 से 1940 के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद से लेकर 1960 तक मोस्टली देशों को आज़ादी मिली। जिससे इसमें जावा था, सोनतिका सामिन, उसने आंदोलन किया। भारत में सिद्धू, कानू, अलूरी, जो कोई भी आदमी थे, ये तो ट्राइब्स थे इसलिए नाम इनका, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी वो थे। तो विद्यार्थियों मेरे अनुसार ये कहूं कि बहुत आसान चैप्टर है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि भी आपका जो लेवल है, जो मानसिक स्तर है, अभी उस प्रकार का नहीं हुआ है। इसलिए आपको सबसे पहली बात यह है कि भी समझने की जरूरत है आपको, ठीक है। एक बार फिर समझा देता हूं कि वन है, इससे हमारे को सब कुछ मिलता है। जो भी यहाँ के बासिंदे हैं, कौन रहते हैं यहाँ पे, आदिवासी, ये रहते हैं। इनको क्या मिलता है, इनको अधिकार है यहाँ के। अधिकार में जैसे शिकार का, ठीक है, और इसके साथ जमीन, जल, पहाड़ और वन, इनके ऊपर इनका प्राकृतिक अधिकार एक तरह से, जो भी उस समय ट्राइब्स थे, ये सारे अधिकार इसके। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने इसको तवज्जो नहीं दी वनों को, और वनों को कटवा दिया कि यूजलेस है, और इसने कृषि शुरू करवा दी। और कृषि कौन सी कही कि भी कॉमर्शियल, वाणिज्यिक कृषि, जिसमें कॉफी, चाय, रबड़ एटसेट्रा ये की। और इनके वनों को बांट दिया आरक्षित और गैर आरक्षित में। आरक्षित वे थे कि जो केवल जहां पर शिकार करने की मनाही, रहने की मनाही, आने जाने की मनाही, लकड़ी तोड़ने की मनाही, पशु चराने की मनाही, सब कुछ वो थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि अगर तुम अपने पशु और तुम बेगार करते हो तो हम तुम्हारे को इसमें रहने देंगे। जो आदमी गरीब थे, आदिवासी, तुमने मान गए, और इसलिए इन्होंने क्या कहा, 1 ग्राम फॉरेस्ट विलेज, ये कहा गया। तो किसके लिए प्रयोग हुआ ये साल, पेड़ कौन से थे, इंग्लैंड में ओक था, बलूता, साल, देवदार और सागौन, ये मजबूत लकड़ी है जो समुद्री जहाज बनाने में काम आएगी, फौज में काम आएगी, इमारती लकड़ी बनाने में काम आएगी, और कई काम आएगी, ठीक है। ये था। अब इनको जब आंदोलन चले तो फिर जाके कुछ इन आदमियों को अधिकार मिले,
और अधिकार मिलने के बाद फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ये रहा कि भाई इनको पेड़ों, जैसे वर्ल्ड बैंक ने कहा था, भारत के संदर्भ में वर्ल्ड बैंक, उनने कहा कि इन पेड़ों को, देवदार को इतने 4600 हेक्टेयर में लगा जाए, सागौन के, देवदार के इस प्रकार पेड़ लगा जाए। लेकिन बाद में फिर ये कहा कि भी उसका विरोध हुआ, फिर वो प्लान थे वो कैंसिल करनी पड़ी। तो बच्चों बिल्कुल साधारण है कि भी आदिवासी रहते वनों का अधिकार इनका है। जंगल है, जमीन है, पानी है, नदियां हैं, तालाब है, पेड़ है, शिकार करने का जो वहां की संपदा। तो अपने चारों तरफ देखिए कि लकड़ी से क्या नहीं बना है, लकड़ी के घर भी बने, टेबल है, सब कुछ लकड़ी का, मोस्टली चीजें, ठीक है। इंडस्ट्रियल एज तो अब आई है, नहीं तो पहले तो मोस्टली चीजें थी, और आज भी लकड़ी की बहुत सारी चीजें, ठीक है। और इस प्रकार इन अंग्रेजों ने यहाँ पे आके शोषण किया, और इस प्रकार फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस इनको कुछ अधिकार मिले, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकार उतने नहीं जितने मिलने चाहिए थे। ये देश के विकास के लिए कुछ काम किए जाते हैं, जैसे सरदार सरोवर, टिहरी बांध, ठीक है ना, दोनों जगह पे या दो और भी जगह पे जो भी ये संरक्षणवादी थे या इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने आंदोलन किए हैं, जैसे मेधा पाटेकर। क्योंकि सरदार सरोवर बनेगा, दूसरे बनेंगे, वहां पे जो आदमी है उनको विस्थापित करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको ले जाना पड़ता है, डिस्प्लेस करना पड़ता है। फिर पेड़ काटे जाएंगे बहुत सारे, जैसे मध्य प्रदेश में था कि वे के माइंस से उसको ठेका दे दिया कि इतने लाख पेड़ कटेंगे वहां पे। तो टोटली जो पर्यावरण उसको नुकसान है, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डगमगा जाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात मैं ये कहूं आप लोगों को कि बेसिक समझो, बेसिक समझ के फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर बहुत आसान चैप्टर है। क्योंकि आदिवासियों का सब कुछ जो गुजारा है वो यहीं पे होना है, इसी कारण होना है। लेकिन भारत में या और कहीं, अफ्रीका में, एशिया में जो भी आदमी आए, यूरोपियन आए, तो उन्हें अपना अधिकार जमाया, उससे फिर भारतीय उनके अधीन हो गए, उन्होंने भारतीयों का शोषण किया, अपने हित में मान लो या कैसे भी माने, ठीक है। तो थैंक यू विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।